दोस्तों आज की तारीख में ये बात तो हम सब जानते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है, यानी दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन, संसद भवन समेत सारे सर्वोच्च कार्यालय हैं। इसका मतलब सीधा सा ये है कि दिल्ली से ही भारत की तकदीर लिखी जाती है। आज भी दिल्ली की कुर्सी पर जो बैठता है वो ही हिंदुस्तान का सुल्तान कहलाता है। हालांकि आप अगर ये सोच रहे हैं कि दिल्ली 1947 या आजादी के बाद से है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दिल्ली को कब्जा करने का और उसकी गद्दी पर बैठने का सपना सन 1000 ईस्वी या आप कह सकते हैं उससे भी पहले से चला आ रहा है। हालांकि एक तरफ ये बात भी सच है कि अंग्रेजों ने बंगाल को कुछ समय के लिए हिंदुस्तान की राजधानी बना दी थी, पर भारत का दिल दिल्ली को ही इतिहास से ही हिंदुस्तान की गद्दी या हिंदुस्तान के सुल्तान की गद्दी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग समय पर अलग अलग राजाओं ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जिसमें रजिया सुल्तान नाम की एक महिला भी थी, जिसका नाम आज से पहले शायद आपने कई बार सुना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजीके टॉप 10। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं दिल्ली पर राज करने वाले 10 सुल्तानों के बारे में जिसने दिल्ली पर राज किया, यानी पूरे हिंदुस्तान पर राज किया, जिसमें हम पूरा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि उसने दिल्ली पर कब हमला किया, कब तक राज किया, हिंदुस्तान से क्या लूटा और कब हिंदुस्तान छोड़कर और क्यों गया, सब जानेंगे बस एक वीडियो में। इसलिए जो शख्स भारत से प्यार करता है वो भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से इन 10 सुल्तान में से सबसे अच्छा सुल्तान कौन था। तो फिलहाल दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए चलते हैं अब वीडियो की तरफ। महमूद गजनी गजनी वंश का संस्थापक था और इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। दरअसल महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। सन 1004 से 1006 के बीच गजनी ने मुल्तान पर धावा बोलकर वहां पर अपना कब्जा जमा लिया था। हालांकि दोस्तों दूसरी तरफ ये बात भी पूरी तरह सच है कि महमूद गजनी जहाँ भी धावा बोलता वहाँ भारी मात्रा में लूटपाट मचाता था। इतना ही नहीं, महमूद गजनी लगातार भारत पर आक्रमण किए जा रहा था, जिस वजह से उसने अपना कब्जा पंजाब पर भी जमा लिया था। सन 1014 से 1019 के बीच गजनी ने मंदिरों में भारी लूटपाट मचाई, जिसमें नगरकोट, मथुरा, थानेश्वर और कन्नौज के मंदिरों को भारी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि महमूद गजनी ने सन 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। हालांकि महमूद गजनी ने आक्रमण करने के बाद कभी भी कहीं भी अपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया था, क्योंकि महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ भारत की दौलत को हथियाना था। इसलिए मोहम्मद गजनी जहाँ भी आक्रमण करता वहाँ बहुत लूटपाट मचाता और खजाना लूटकर वहाँ से भाग जाता था। दोस्तों मोहम्मद गजनी के बाद भारत में दूसरा बड़ा आक्रमण मोहम्मद गोरी ने किया। मोहम्मद गोरी का उद्देश्य मोहम्मद गजनी की तरह सिर्फ खजाना लूटना नहीं, बल्कि अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करना भी था। शायद इसलिए उसने अपना विस्तार जमाने के लिए अलग अलग प्रयास भी किए। मोहम्मद गोरी अपने हर जीते हुए क्षेत्र में सेनापति की नियुक्ति भी करता, जो वहाँ का शासन संभालता था। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद इस विस्तारवादी नीति के कारण ही उत्तर भारत में स्थायी तुर्की साम्राज्य की स्थापना भी हुई। जब मोहम्मद गोरी ने सन 1175 में अपने अभियान की शुरुआत की तो उसने सबसे पहले मुल्तान पे आक्रमण किया। वहाँ उसे पहली बार में सफलता मिल गई, जिसके कारण उसके इरादे और बुलंद हो गए। उसने इस जीत के तुरंत बाद कच्छ में अपना कब्जा जमाया, जहाँ उसने भाटी राजपूतों को हराकर अपना वर्चस्व कायम किया। हालांकि मोहम्मद गोरी को सन 1178 में गुजरात के चालुक्य शासन से आइलवारा के युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों इस हार से बौखलाए मोहम्मद गोरी ने एक साल बाद ही पेशावर और सन 1186 में लाहौर पे कब्जा जमाने के लिए तुरंत आक्रमण कर दिया और दोनों ही जगह उसे कामयाबी मिली। लेकिन फिर मोहम्मद गोरी और राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच तराई का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें एक बार मोहम्मद गोरी को फिर मुंह की खानी पड़ी और इस बार तो वो मरते मरते बचा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने भटिंडा में गोरी को पराजित कर जीत तो लिया था, लेकिन जीतने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ मोर्चाबंदी नहीं करी, जिससे अगले ही साल मोहम्मद गोरी ने फिर हमला बोल दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस युद्ध को भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके अलावा इसे तराई का दूरते युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई और वो पहले तराई के युद्ध में मिले हार का बदला लेने में भी कामयाब हो गया। लेकिन सन 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस शासन को संभाला।
कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और उत्तर भारत में प्रथम मुस्लिम शासक था। तुर्की गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी की सेना में सेनापति था। सन 1206 में जब मोहम्मद गोरी की मौत हुई तो ऐबक के पास भारत के साम्राज्य का नियंत्रण आ गया। हालांकि आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक वीर, वफादार तथा नम्र स्वभाव का शासक माना जाता था। कहा जाता है कि उसकी विनम्रता के कारण ही उसे लाल बख्श की उपाधि दी गई थी और कई बड़े इतिहासकार ऐबक को भारत में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक भी मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ज्यादा दिन तक दिल्ली के सुल्तान के पद पर अपने आप को कायम नहीं रख पाए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के पहले संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की सन 1210 में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई और मात्र 4 सालों तक ही ये दिल्ली के सुल्तान रह पाए, जिस दौरान इन्होंने ना ही कोई युद्ध लड़ा और ना ही किसी राजा या किसी को पराजित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के अचानक मौत के बाद कहा जाता है कि दिल्ली सल्तान के कुछ अमीरों ने उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के वर्चस्व को ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रख पाया। मतलब उसकी नीतियों का तुर्की अमीरों ने खुलकर विरोध किया और उसके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के ही तुर्की सरदारों ने बदायूं के शासक इल्तुमिश को दिल्ली में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और उसके बाद इल्तुमिश ने आराम शाह के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, जिसमें उसे जीत हासिल हुई और इसी के साथ फिर दिल्ली सल्तनत उसके नियंत्रण में आ गई। कहा जाता है कि ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत को संगठित करने का श्रेय इल्तुमिश को ही जाता है। सन 1227 में इल्तुमिश ने अपने पुत्र के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजकर आज के बिहार और बंगाल को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया। हालांकि इल्तुमिश यहाँ भी नहीं रुके, उसने फिर रणथंबोर, जालोर और ग्वालियर पर भी अपना अधिकार जमाया। उस समय के कई इतिहासकार बताते हैं कि इल्तुमिश को दूरदर्शी शासक माना जाता था। उसने अपनी सेना में और अपने महल में विश्वासपात अधिकारियों का समूह बनाकर रखा था, जिसका नाम था तुर्के चहलगनी। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के उस समय के शासक इल्तुमिश के सामने उसके अंतिम दिनों में अपना उत्तराधिकारी चुनने का एक मुख्य समस्या थी, क्योंकि उसने अपने किसी भी पुत्र को इस लायक नहीं समझा। इसलिए उसने फिर ऐतिहासिक निर्णय लिया और अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किंतु रजिया सुल्तान अपनी खूबियों के बावजूद बेहतर शासन नहीं कर पाई। उनका शासन सन 1236 में शुरू होकर मात्र 4 साल बाद यानी कि सन 1240 में ही समाप्त हो गया। उस समय के इतिहासकारों द्वारा कहा जाता है कि रजिया सुल्तान ने गैर तुर्कियों को कुलीन वर्ग के बराबरी का दर्जा देकर तुर्की अमीरों में विरोध पैदा कर दिया था और इसलिए सरदारों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। इतिहासकार मानते हैं कि रजिया सुल्तान नहीं चाहती थी कि महिला होने के कारण वे किसी के हाथों की भी कठपुतली बने, इसलिए सरदारों ने महिला की मर्यादा भंग करने और उनके कई फैसलों से नाराज होकर रजिया सुल्तान को पराजित कर मौत के घाट उतार दिया। रजिया सुल्ताना की मौत के बाद सुल्तान तथा तुर्की सरदारों में सत्ता का संघर्ष चलता रहा। तुर्की सरदारों ने रजिया सुल्तान को पराजित करने के बाद बहराम शाह और मसूद साहब को सुल्तान बना दिया, किंतु इनको मात्र 2-2 सालों के एक छोटे से कार्यकाल के दौरान ही इन्हें हटा भी दिया गया। इसके बाद सन 1246 में उल्गू खान ने इल्तुमिश के पोते नसरुद्दीन को सुल्तान बनाया और अपनी पुत्री का विवाह भी नसरुद्दीन से कर दिया, किंतु नसरुद्दीन की सन 1265 में आकस्मिक मृत्यु हो गई और कहा जाता है कि उलुग खान, जिसे उस वक्त बलबन के नाम से जाना जाता था, उसने ही नसीरुद्दीन मोहम्मद को जहर देकर उसकी हत्या कर दी थी। नसीरुद्दीन की मौत के बाद सन 1266 में बलबन ने ही सिंहासन पर कब्जा जमाया, लेकिन इसी बीच कई तुर्की सरदार उसके खिलाफ विद्रोह की आग भड़काने लगे। वे दिल्ली सल्तनत पर कब्जा जमाने का अवसर ढूंढ रहे थे, क्योंकि कहा जाता है कि बलबन ने विस्तार के स्थान पर कुलीनी और सुल्तानों के बीच रिश्तों को पुनः परिभाषित किया था, जिससे एक बार फिर दिल्ली सल्तनत को मजबूती मिली थी। लेकिन बलबन की भी मृत्यु 1287 में हो गई और उसके मौत के बाद कुलीनी ने उसके बेटे कैकवाबाद को गद्दी पर बैठा दिया, जिसे उसके ही पुत्र कैमूर ने सत्ता से अलग कर दिया। किंतु कैमूर भी 3 महीने से ज्यादा शासन नहीं कर सका। दरअसल बलबन ने अपने शासनकाल में कई कठोर नीति बनाई थी, जिसके कारण उसको अपने शासनकाल में कई विद्रोह झेलने पड़े थे, जिसका परिणाम उसके मरने के बाद भी कई सालों तक चलता रहा।
दोस्तों बलबन की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत को जरूरत थी एक महान शासक की, जिसे पूरा किया खिलजी वंश के नींव डालने वाले जलाउद्दीन खिलजी ने। जलाउद्दीन 70 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गया था और बलबन द्वारा बनाए गए कई कड़े नियमों को खिलजी ने अपने शासनकाल में पूरी तरह हटा दिया था। हालांकि माना जाता है कि जलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, जिसने कहा था कि शासन जनता के समर्थन से ही चलना चाहिए। और जलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि भारत में हिंदू आबादी ज्यादा है तो ये सच्चा इस्लामिक राज नहीं बन सकता। और जलाउद्दीन खिलजी के इस सोच के कारण भारत के मुसलमानों में असंतोष पैदा हो गया, जिसके कारण जलाउद्दीन खिलजी की उसके ही दामाद और भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर कब्जा जमा लिया। अलाउद्दीन ने बलबन शासन की कठोर नीतियों को अपनाकर जलाउद्दीन खिलजी की सभी नीतियों को दरकिनार कर दिया। इसी का नतीजा था कि उसे अपने शासनकाल के शुरुआत में ही कई विद्रोह का सामना भी करना पड़ा था। अलाउद्दीन ने अपने कठोर नीतियों के अलावा कुछ ऐसे सुधारात्मक नीतियां भी बनाई जो आज के समय में भी सार्थक साबित हो रही है। दरअसल अलाउद्दीन ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम किए और अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार भी बनाए, जैसे अनाज के लिए अनाज बाजार, जिसे आज के दौर में मंडी कहा जाने लगा है, कपड़ों के लिए कपड़ा बाजार और जानवरों के लिए अलग से जानवर का बाजार उसके शासनकाल में लगने लगा। उसके बाद सन 1316 में अलाउद्दीन की मौत हो गई, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत में सत्ता का संघर्ष हो गया। अलाउद्दीन खिलजी के मौत के बाद मलिक कफूर कुछ दिनों के लिए गद्दी पर बैठा, जिसे कुछ ही दिन बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने हटा दिया। फिर मुबारक शाह भी कुछ ही दिनों बाद मारा गया, जिसके बाद खुसरो ने गद्दी संभाली और फिर गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में कुछ असंतुष्ट अधिकारियों ने खुसरो को भी पराजित कर उसे उसी की सल्तनत में मार डाला। और दोस्तों इसी के साथ अलाउद्दीन खिलजी के मौत के करीब 4 साल में ही खिलजी साम्राज्य का पतन हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि खिलजी साम्राज्य के बाद दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का आगमन हुआ। तुगलक वंश का साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में सन 1320 से लेकर सन 1398 तक चला। इसके बाद दिल्ली में आगमन हुआ सैयद वंश का, और सैयद वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत में सन 1414 से लेकर सन 1451 तक उस गद्दी पे राज किया। तो इसके बाद दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश का आगमन हुआ, जिसका नाम था लोदी वंश। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान के बारे में। इब्राहिम लोदी। सिकंदर शाह लोदी के मरने के बाद अमीरों की आम सहमति से उनके पुत्र इब्राहिम लोदी को सन 1517 में आगरा के सिंहासन पर बैठा दिया गया, जिसके बाद इब्राहिम लोदी ने दिल्ली पर 9 साल तक राज किया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अपने शासनकाल के दौरान राजपूतों से ग्वालियर छीन लिया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अफगान सरदारों का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि उसने उनको नियंत्रण में रखने के लिए कई कठोर नीतियां बनाई थी जो सरदारों को नागवार गुजर रही थी। और दोस्तों फिर क्या था, फिर आगमन हुआ भारत में एक नए शासक का, जिसका नाम था बाबर। दोस्तों कहा जाता है कि बाबर की छोटी सी सेना ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दिया और लाखों की सेना होने के बावजूद उसे मुंह की खानी पड़ी। इस युद्ध को पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत की इस पहली लड़ाई में सन 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और इसी के साथ एक बहुत लंबे दिल्ली सल्तनत के युग का अंत हो गया। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इतने बढ़िया नॉलेज के लिए एक लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए एजी के टॉप 10 की और वीडियोस को देखते रहें और हमें ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। जय हिंद, जय भारत।